Hello, Radhe Radhe. I am C. Kanika Agrawal. I have qualified CA Finance board group in the first attempt and मेरे FR में कुछ आए थे 68 मार्क्स एंड रिसेंटली मैंने पर्सनली FR की 60 प्लस कॉपीज इवेल्युएट की है। तो वो इवेल्युएशन के टाइम पे जो मुझे कॉमन मिस्टेक्स लगी जो बच्चे कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ऐसी क्या ट्रिक्स टिप्स थी और ऐसी क्या चीज़ें थी जो मैंने पर्सनली की थी जिससे मुझे 68 मार्क्स आ पाए थे। तो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू शेयर बोथ। सो विदाउट मच डिले लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो। पहले गलतियां बताऊंगी जो बच्चों ने की है और आपको नहीं करनी है, और नेक्स्ट आई विल शेयर द टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आई नोटिस्ड और बच्चों ने की थी पेपर में। तो नंबर वन मिस्टेक जो बच्चों ने की थी इज विद द प्रेजेंटेशन पार्ट। तो अगर ऐसे आपको बोल रहा है कि आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाना है, अगर ऐसे आपको बोल रहा है कि आपको पीएनएल एक्सट्रैक्ट बनाना है, अगर ऐसे आपको बोल रहा है कि वर्किंग नोट देने हैं, तो बच्चे क्या करते हैं ना, जो एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं वो प्रॉपरली शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बना रहे। अगर पीएनएल बना रहे हैं तो पीएनएल में नेट प्रॉफिट ही नहीं निकाल रहे। उनकी सारी लाइन आइटम्स की अमाउंट एग्जैक्टली मैच होती है लेकिन नेट प्रॉफिट ही बराबर नहीं बनाया है। अगर आईसीआई ने बोला है वर्किंग नोट बनाने के लिए तो वर्किंग नोट ऐसे रैंडमली बना के छोड़ दी, उसके लिए इंडेक्स नहीं लिखा रिलेवेंट, उसको प्रॉपरली कैलकुलेशन नहीं बताई। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपरली आंसर को प्रेजेंट ही नहीं करते और जिसकी वजह से वो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो 10 मार्क का क्वेश्चन है और आपने ये सब कुछ गलतियां कर ली, तो नेचुरल सी बात है कि आपके 3-4 मार्क तो जाएंगे उसमें और फिर आपको 6 मार्क मिलेंगे और फिर आप बोलोगे कि मेरा तो सब राइट था फिर भी मुझे 6 मार्क्स क्यों दिए। तो ये वाली जो चीज़ है इसके भी मार्क्स होते हैं, तो मेक श्योर टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स, ठीक है। नंबर टू इज योर थेरी वाले क्वेश्चंस। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आया था एमटीपी में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन में आपको कीवर्ड्स लिखने थे, बट बच्चे एग्जैक्टली कीवर्ड्स नहीं लिखते। एटलीस्ट आपको हेडिंग के तो एग्जैक्टली डिक्टो कीवर्ड्स लिखने हैं। आपने डिक्टो कीवर्ड्स लिख दिया और अंदर का कंटेंट मन से लिख लिया ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन मेक श्योर कि 5 पॉइंट, 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है यूजुअली, तो 5 पॉइंट तो आप एग्जैक्टली कीवर्ड डिक्टो लिखो। तो हेडिंग को डिक्टो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बहुत से बच्चे अगेन वही गलती करते हैं कि डिक्टो नहीं लिखते हैं और फिर अगेन उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। नंबर थ्री थिंग इज योर एमसीक्यूज। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो एमसीक्यूज में गलती करते हैं। तो एमसीक्यूज को बहुत सीरियसली लेना है आपको, बिकॉज एमसीक्यूज आर गेम चेंजर। अगर आपने एमसीक्यूज में 24 या 26 ला लिए या 28 भी ला लिए, तो आपको थेरी में 35 या 30 लाने हैं और आपका एग्जाम्शन इजीली आ जाएगा। तो आपको एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से करना है, एमसीक्यूज में मार्क्स मत लूज करो। उसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, क्लैरिटी अच्छी रखो, तो आपको केस स्टडी अच्छे से सॉल्व करती आएगी और आपके एमसीक्यूज के आंसर ऑटोमेटिकली राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज टेक एमसीक्यूज वेरी वेरी सीरियसली। फोर्थ मिस्टेक जो मैंने देखी है बच्चे करते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें सब पार्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल होता है 4 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट का कंटेंशन राइट है या रॉन्ग है। तो उसके सब पार्ट है 1 2 3 4, लेकिन बच्चे क्या करते हैं सब पार्ट का नंबर ही नहीं डालते हैं, उसको पॉइंट्स में लिख देते हैं। एग्जामिनर इवेलुएट नहीं करेगा, एग्जामिनर को पता ही नहीं कि ये कौन से पार्ट का आंसर है, आपने बुलेट्स बना के रख दिए। वो क्यों टाइम इन्वेस्ट करेगा आंसर रीड करने में और फिर देखने के लिए कि ये कौन से पार्ट के लिए लिखा है आपने। आपको सब पार्ट नंबर डालने हैं, यू कैन नॉट बी जस्ट लीनियंट विथ योर राइटिंग, आपको बहुत केयरफुल होके पेपर लिखना है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली क्लियरली लिखना है सेंटर पे, ताकि वो इजीली रीडेबल रहे। और अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है तो मेक श्योर कि आप उसमें स्पेस डालो। नेचुरली बात है कि अभी आप आपके हैंडराइटिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप स्पेसिंग ज़्यादा डाल सकते हो उसमें ताकि वो थोड़ा सा क्लियरली दिखे। अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं है तो दूर दूर लिखने की कोशिश करो ताकि वो एटलीस्ट रीडेबल तो भी रहे। और ये सब पार्ट नंबर डालने जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो गलतियाँ मत करो प्लीज़। वो आप नंबर नहीं डालोगे तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा कि वो देखेगा कि अरे इसने तो नंबर ही नहीं डाला है, तो फिर वो नहीं वैलिड करेगा कॉपीज को और उसको कोई चैलेंज नहीं है। तो मेक श्योर कि अगेन आप ये मिस्टेक को अवॉइड ना करो, ठीक है। अब ऐसी क्या चीज़ें थी जो मैंने की थी और जिससे मुझे लगता है कि हेल्प किया था टू स्कोर एग्जाम्शन। तो नंबर वन थिंग इज जो भी ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स थे उसको मैंने 2 बार रिवाइज किया था। तो एफआर के पेपर के पहले यूजुअली हम 5 दिन या 4 दिन देते हैं, तो वो 5-4 दिनों में मैंने ए कैटेगरी वाले चैप्टर को डबल से रिवाइज किया था। तो मैंने ए बी सी किया और फिर ए कैटेगरी वाले डबल से रिवाइज किए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो उससे मेरा कंसेप्ट वापस से ब्रशअप हो गया। तो आप भी ये चीज़ करना, जस्ट डे बिफोर एग्जाम ए कैटेगरी वाले चैप्टर को डबल से उठा लेना, ठीक है।
सेकेंड चीज इज योर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ये 4-5 दिनों में, आप राइटिंग प्रैक्टिस को स्किप मत करना। तो कोई भी फैकल्टी का आप टाइम टेबल उठा रहे हो तो मेक श्योर कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। राइटिंग प्रैक्टिस से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, ये जो गलतियां मैंने बताई वो अवॉइड होगी। एंड लास्ट थिंग इज, आपको पेपर में लिखते टाइम पे ये नहीं लगेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सारी चीज़ों को एक बोलते हैं ना सिंक्रोनाइज्ड वे में लाने के लिए, पेपर स्मूथली आपका सॉल्व हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस मेंटेन करके चलो। ठीक है। थर्ड थिंग इज, जो भी बड़े वाले क्वेश्चन है, जैसे कंसोलिडेशन के क्वेश्चन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, मेक श्योर कि आप टाइम लगा के प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ 1 या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगेन उससे आपको वही बेनिफिट्स होंगे जो मैंने अभी पहले बताए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पार्ट। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई कंसेप्ट में स्टक फील हो रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो रिवीजन वीडियो जाके देख लो। रिवीजन वीडियो से आपकी क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगी। बट अगेन आपको लगता है कि रिवीजन वीडियो से भी नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो दोनों भी कंसेप्ट में, तो उसको लर्न कर लो। यस, उसको लर्न कर लो। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ था ना, लाइक मैं हेज अकाउंटिंग और एम्बेडेड डेरिवेटिव्स दोनों की कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूज होती थी। तो वो कंफ्यूजन जैसे लास्ट डे तक के भी था। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि मैंने एक कैटेगरी वाले टॉपिक 2 बार रिवाइज किए थे। तो जब सेकेंड डे पे मैं कर रही थी, मतलब जस्ट डे बिफोर एग्जाम्स, जब मैं पढ़ रही थी तब भी मैं कंफ्यूज थी। तो मैंने क्या किया, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स की जो एंट्रीज थी नोट्स में से वो पूरी लर्न कर ली। एंड नेक्स्ट डे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2A वॉज फॉर 10 मार्क्स, एंड वो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स पे था। तो अगर मैं एंट्री उस वक्त लर्न नहीं करती तो वहां पे जाके मेरा कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता पेपर में, और मैं इतने अच्छे से वो क्वेश्चन को नहीं लिख पाती। एंड जनरली हम क्वेश्चन नंबर 2A से स्टार्ट करते, तो मैंने 2A से स्टार्ट किया था, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस तो वहीं लूज हो जाता आधा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही मैंने गड़बड़ की है। तो कभी कभी ना आपको स्मार्ट वर्क भी देखना है। ये पॉइंट पे आके आप ये एक्सपेक्ट करोगे खुद से कि आपके 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए और नहीं है, और आप पैनिक करोगे, उसमें कोई सेंस नहीं है। आई नो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने खुद ने आपको बोला है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। बट अगर नहीं हो पा रहा है, कोई कंसेप्ट में आप स्टक फील हो रहे हो, तो उसके लिए वर्क अराउंड आपको निकालना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने लर्न किया था, अगर कोई और ऑल्टरनेटिव आपको दिख रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ये मत सोचो कि नहीं मुझे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही रखनी है, वो आपने पहले कर लेना चाहिए था। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलो, ताकि आप मार्क्स लूज ना करो। ये पॉइंट पे आपका टारगेट होना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम स्कोर्स, और वो आने के लिए आप जो भी कर सकते हो ना, वो सारी चीज़ें आपको अभी करनी है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर आरटीपीज एंड एमटीपीज। तो आरटीपी और एमटीपी को मत भूल जाना। एक बार मेक श्योर कि आप आरटीपी और एमटीपी को अच्छे से गो थ्रू करके जा रहे हो, क्वेश्चन और सॉल्यूशन अच्छे से देख के जा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर थेरी क्वेश्चंस। तो जो भी थेरी वाले चैप्टर्स है उसको सुबह एग्जाम डे मॉर्निंग पे कर सकते हो, या फिर जस्ट डे बिफोर एग्जाम्स उसको अच्छे से करके जाना। तो रीजन बीइंग, इन केस अगर प्रैक्टिकल पोर्शन टफ आ जाता है तो थेरी विल बी योर सेवियर। ठीक है। अब यूजुअली आपको पेपर में राइटिंग सीक्वेंस क्या रखना चाहिए, तो लाइक पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एमसीक्यूज, और फिर बचे हुए 3 क्वेश्चंस। पहले 2 क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो अपने बेस्ट वाले 2 क्वेश्चन करने, फिर एमसीक्यूज, और फिर लास्ट में 3 क्वेश्चन। वो लास्ट में 3 क्वेश्चन में आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 उठा लिया, फिर बाकी के 2 क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्प्लेक्स लग रहा है पढ़ने के बाद में, तो आप उसको लास्ट में उठा के चलो। ठीक है। तो दैट वाज द ओवरऑल गाइडेंस जो मुझे लगता है कि आपको एफआर के लिए सुनना चाहिए। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए रिलेटेड टू द एफआर और एनी ऑफ द सब्जेक्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, थोड़ी सी भी वैल्यू एडेड लगी, ये वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहे टू क्रिएट मोर हेल्पफुल वीडियोज फॉर यू। टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।